हाँ बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं नई समस्याएं, और उसी का अगला हिस्सा है यह, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष हो रहा था प्रभुत्व के लिए, कि हम उस इलाके पर कब्जा कर लें। इसके लिए सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के चार दावेदार थे। देखिए, उसमें कितने थे? चार दावेदार थे। इनमें भारतीय थे, मराठे, और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। भारतीय थे, मराठे, दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। चार हो गए ना, मराठे, हैदर अली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो ये चार जो हैं, ये दावेदार थे। मराठे, हैदर अली उसका बेटा टीपू सुल्तान, और विदेशियों में फ्रांसीसी और अंग्रेज। ये चार जो हैं कब्जा करना चाहते थे। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ऐसा माना जा रहा था कि उनके आगे अब कोई नहीं टिकेगा और वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर देंगे। ठीक उसी समय 1739 में उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ, और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, बहुत सारी दौलत, बहुत सारा खजाना अपने साथ वो ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस, शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवाया था, और वो तख्ते ताउस भी ले गया उठा करके, जिसमें हीरे लगे थे। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे, और मराठों से नादिर शाह की टकरार नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। यानी जो मुगल शासन के जो आखिरी दावेदार थे, वंशज थे, वो बाद में ताकतवर की कठपुतली बनने लग गए। यानी उनके बस का कुछ रहा नहीं। तो जो थोड़ा भी ताकतवर होता था, वो उसी के अनुसार काम करते थे। नादिर शाह के आने से पहले उनकी हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। प्लासी की लड़ाई प्रसिद्ध है। और बाद बैटल में ऑफ भी, प्लेसी। हाँ हाँ, बैटल ऑफ प्लासी। तो वो लड़ते रहे और उपहार भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, और अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से ही 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। ठीक है, इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि इसी समय से अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया था। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों, राज्यों में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की एक तिहाई से अधिक आबादी नष्ट हो गई। वन थर्ड, वन थर्ड जो आबादी थी वह नष्ट हो गई, और यानी मर गए लोग। दक्षिण अकाल जानते हैं आप लोग? अकाल यस है? सर। हाँ, यस सर। ठीक। यस सर। जब बारिश वारिश नहीं पड़ती है और खेतों में उपज नहीं हो पाती है, तो लोग भूखों मरने लग जाते हैं, तो उसे अकाल कहते हैं। या बीमारियों की वजह से भी अकाल होता है, या बाढ़ की वजह से भी अकाल पड़ जाता है,
तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। यानी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा करके यहाँ से वापस भेज दिया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद तीन ताकतें बाकी रह गई थी। कौन सी? मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हो जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज करना हो। यानी ऐसे बहुत कम लोग थे जो अंग्रेजों का पूरे भारत पर राज चाहते हो, पर अंग्रेजों की कोशिश जरूर थी। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रह गए। यानी टीपू सुल्तान का शासन केवल दक्षिण तक ही सीमित रह गया, लेकिन मराठों का आगे तक बढ़ता रहा। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। यानी अब चार लड़ाकों में से अब केवल दो बचे। पहले चार लड़ाके थे जहां टीपू सुल्तान, मराठा, फ्रांसीसी, अंग्रेज। अब केवल दो बचे, मराठे और अंग्रेज। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। उन्होंने 1804 में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ईस्वी तक मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यह कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी जो मध्य भारत में मराठा थे उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार ली और इसके अधिकांश भाग में शासक हो गए। सर। हमें बार बार याद दिलाया जाता। हाँ सर फिर पानीपत की लड़ाई। बेटा दे, वो अभी हम बात पढ़ेंगे ना, आए भी। ठीक है, ध्यान रखो। 1756 में पानीपत की लड़ाई हुई थी ना, वो यस सर। इसमें आया तो था, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, वो पहली शुरू में हमने पढ़ लिया। ठीक है, पानीपत की लड़ाई बेटा हमने पहले पढ़ ली थी। ठीक है, ये प्लासी का युद्ध तो उसके बाद का है। अब ध्यान दीजिए, हमें बार बार याद दिलाया जाता कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने इस युग में भी, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो सकती थी। ठीक है, अगला है रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका। अब ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह थे, जो जाट सिख थे, जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर सरहदी सूबों तक फैल गया। यानी फिर कुछ हिस्सों में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजशाही कायम की और अपनी कमजोरियों के बावजूद एक अद्भुत व्यक्ति था। कमजोरी इसलिए क्योंकि उनकी एक आंख में दिक्कत थी और अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर चक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी थी। यानी उन्होंने मौत की सजा, चाहे जितनी भी बड़ा जुर्म हो, उन्होंने मौत की सजा को माफ कर दिया था, खत्म कर दिया था। युद्ध के सिवा उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी, गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। यानी उनके शासन में कभी भी निर्दयता, अत्याचार या दमन नहीं हो रहा था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जय सिंह था।
उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। इस नाम से सवाई जयसिंह के नाम से स्टेशन भी है, और यह आज राजस्थान में पड़ता है, जयपुर के हिस्से में। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और प्रयत्नों के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला, और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। यानी बहुत कुछ उन्होंने किया है सवाई माधव सवाई जयसिंह ने। और इन्होंने जंतर मंतर या इस तरीके से सूर्य घड़ी, इन चीजों का निर्माण किया है। तो इनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं, वेधशालाएं यानी जिससे हम अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ऐसी प्रयोगशालाएं उन्होंने बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया। राजा जयसिंह ने ही जयपुर नगर बसाया था। उसने समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। ये जयसिंह ने ही, राजा जयसिंह ने ही ये बनाया था, जिसे आज गुलाबी नगरी भी कहते हैं। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपुताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जिस पर आज भी विज्ञान रिसर्च करता है। ये खास बात है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। चलिए, हमारा ये आज का इतना ऐसा, क्योंकि समय हो गया। आप लोगों की आगे भी क्लासेज होंगी। है आगे क्लास या पढ़ा दें? नो सर, है, मेरे भाई की क्लास है। ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि और इंग्लैंड के दो रूप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ